ये तकनीक उसने इस्तेमाल की। दोनों एक दूसरे की सहनशक्ति को परखने के लिए एक दूसरे पर इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही बाकी लड़ाई खत्म करने वाला होता है, सिकोरस्की प्रकट होता है और यानादी को बचाता है। हालांकि इस बार बाकी की ताकत एक नए स्तर पर है और यानादी ने भी अंतर को नोटिस किया है। बाकी को हराने का एकमात्र तरीका यानादी का सिकोरस्की के साथ मिलकर काम करना है। भले ही उसके सामने दो मजबूत आदमी हैं, फिर भी बाकी में उन दोनों को हराने का आत्मविश्वास है। जब बाकी सिकोरस्की के बहुत करीब पहुंच जाता है, तब भी सिकोरस्की को नहीं पता होता कि लड़ाई शुरू करने के लिए क्या करना है। बाकी सिकोरस्की को सिर्फ एक हाथ से उठाता है और उसे यानादी पर आसानी से फेंक देता है। मुकाबला उबाऊ हो जाता है क्योंकि दोनों सिर्फ बाकी के वार ही झेल पाते हैं। यद्यपि यानादी सिकोरस्की को जवाबी हमला करने का मौका देने के लिए बाकी की एक बाह को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी की गति इतनी तेज होती है कि सिकोरस्की का हमला यानादी के चेहरे पर लग जाता है। हनायामा उनका मैच देखने आता है और नतीजा बहुत स्पष्ट है, इसलिए बाकी इन दो लोगों के साथ लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता। वह अपनी प्रेमिका को लेने जाता है और दोनों अपराधियों को हनायामा के पास छोड़कर चला जाता है। उस रात कात्सुमी डॉयल को जापान छोड़ने में मदद करने के लिए एक परिचित के जहाज पर ले जाती है। शायद यह डॉयल का पहला दोस्त है। अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए कात्सुमी उसे कराटे की एक बुनियादी तकनीक सिखाती है। यह डॉयल के जाने से पहले की आखिरी याद भी है। हालांकि डॉयल के प्रेम में चढ़ने के बाद यानादी उसे खोजने आया। डॉयल का लड़ाई छोड़ देना यानादी को स्वीकार्य नहीं है। यानादी आगे बढ़ता है और डॉयल की आंख पर मुक्का मारता है, जिससे उसकी एक आंख अंधी हो जाती है। डॉयल पूरी तरह से यानादी के जाल में फंस जाता है। यानादी ने उसे खत्म करने के लिए कात्सुमी द्वारा दी गई बेट का इस्तेमाल किया। यह यानादी द्वारा डॉयल को खत्म करने से पहले एक आखिरी उपकार भी है। इस स्थिति को बचाने का कोई रास्ता न होने के कारण डॉयल ने अपने हाथ छोड़ दिए हैं और समुद्र में गिर जाते हैं। सिकोरस्की की हार के बाद सिकोरस्की का सामना जैक से होता है, जो कि बाकी का भाई है। सिकोरस्की की उंगलियों की ताकत हनायामा की उंगलियों से कम नहीं है। सिर्फ 2 उंगलियों से सिकोरस्की छत पर रखी एक छोटी सी चीज को पकड़ सकता है। जैक सिकोरस्की की रातें सहकर उस तक पहुंचता है। जैसे ही वह उसे काफी करीब पहुंचता है, वह इतना जोरदार मुक्का मारता है कि सिकोरस्की उठ भी नहीं पाता। वह आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए पेफोन बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह संकरी जगह का फायदा उठाकर उनकी लड़ाई में उलझ गया। सिकोरस्की बार बार जैक पर आसानी से वार करता है। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उसके वार से जैक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जैक के मुक्के से उसे भागने का समय नहीं मिलता। पेफोन बॉक्स भी जमीन से उछल जाता है। उस हमले में सिकोरस्की भी पूरी तरह से बेहोश हो गया था। यह पता चला है कि अगारी को सिकोरस्की द्वारा पराजित करने के बाद उसने जैक से उसका बदला लेने के लिए कहा। कहानी यही खत्म नहीं होती। हालांकि सिकोरस्की हार गया था, फिर भी उसे बंद करके दूसरे अखाड़े में ले जाया गया ताकि वह अभूतपूर्व हार का अनुभव कर सके। जब रोशनी चालू होती है तो सिकोरस्की को पता चलता है कि वह तोकुगावा के भूमिगत अखाड़े में है। भले ही उसे यहाँ लाया गया था, लेकिन यह उसे खुद तय करना था कि उसे मैच में शामिल होना है या नहीं। अगर वह सबके सामने हार मान लेता तो वह यहाँ से जा सकता था। सिकोरस्की का अभिमान उसे भागने से रोकता है, भले ही वह जानता है कि वह अपने सामने राक्षस को नहीं हरा सकता। जब जैक शर्ट उतारता है तो उसकी बड़ी मांसपेशियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। सिकोरस्की चिल्लाता है और जैक पर जितना हो सके हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिकोरस्की और भी हताश हो जाता है क्योंकि जैक इतना ताकतवर है कि वह उसे खिलौने की तरह फेंक भी सकता है। सिकोरस्की एक छड़ी उठाता है और जैक के शरीर पर वार करता है, लेकिन वह जैक की घनी मांसपेशियों को भेद नहीं पाता। जैक पर फेंकी गई कील भी उसके दांतों से पकड़ी जाती है। जैक जब अपनी जीभ से लोहे की कील मोड़ता है तो सभी को डरा देता है। जैक को लगता है कि यह मुकाबला वाकई बोरिंग है, इसलिए वह चला जाता है। उसे लगता है कि सिकोरस्की को किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ना चाहिए जो उसके बराबर वजनदार हो। गया अगली चुनौती है जिसका सामना सिकोरस्की को करना होगा। वह अपने आसपास की हर चीज का फायदा उठाने के लिए लड़ने में माहिर माना जाता है। उसने अपने प्रशिक्षण के दिनों में बाकी को मौत के करीब पहुंचा दिया था। गया अचानक सिकोरस्की पर जमीन पर रेत फेंकती है। अंदर पिछली लड़ाइयों से बचे हुए लड़ाकों के दांत और खून हैं। ये सब मिलकर गया के लिए एक उपयोगी हथियार बन जाते हैं। वह बार बार सिकोरस्की पर रेत फेंकता है, जिससे वह वापस लड़ने में असमर्थ हो जाता है।
दया की फेंकने की शक्ति इतनी मजबूत है कि ऐसा लगता है कि अखाड़े में रेत का तूफान आ गया है। जब रेत का तूफान खत्म होता है तो सिकोरस्की का शरीर घावों से भर जाता है। यह सिर्फ दया को गर्म होने में मदद करने के लिए एक प्रस्तावना है। वह हवा में रेत फेंकता है जिससे रिंग पर धूल का एक बादल बन जाता है। फिर वह अपने द्वारा बनाए गए धूल के बादलों के साथ गायब हो जाता है, धूल में छिप जाता है और सिकोरस्की का मजाक उड़ाने के लिए कई तरह की चालें चलता है। रूसी दिग्गज धीरे धीरे अराजकता में गिर रहा है। सिकोरस्की को नहीं पता कि दया कहाँ दिखाई देगी, और जब तक यातना के दृश्य धीरे धीरे नहीं आते तब तक वह वहीं खड़ा रह सकता है। यानादी को शिबुकावा से चुनौती का पत्र मिलता है। शिबुकावा अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी के साथ सब कुछ निपटाना चाहता है। जब शिबुकावा चुनौती स्थल की ओर जा रहा होता है तो भ्रम उसे रोकते हुए दिखाई देते हैं। यह एक लड़ाकू का रक्षा तंत्र है जो उसे इस बात से अवगत कराता है कि वह जिस दुश्मन का सामना करने वाला है वह अत्यंत शक्तिशाली है। अखाड़े के अंदर लाभ अभी भी दया के पक्ष में है। अब तक सिकोरस्की लक्ष्य पर एक भी प्रहार नहीं कर पाया है, केवल धूल के बादलों पर हमला कर रहा है। इससे साबित होता है कि दया चाहे तो सिकोरस्की को एक पल में मार सकता है। शिबुकावा अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक आदमी आता है और यानादी को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। उसका नाम माडोबिजू है और वह भी एक लड़ाकू है जो जुत्सु का प्रशिक्षण लेता है, लेकिन वह तेज हथियारों से नजदीकी मुकाबले का पक्षधर है। उसकी लड़ने की शैली बहुत अजीब और क्रूर है। मैडोबे से प्रहार खाने के बाद योनागा का एक गाल फट गया है। सिकोरस्की की लड़ाई धीरे धीरे निरर्थक होती जा रही है। दया के हमले एक ऐसा चक्र बनाते हैं जो इस यातना से गुजरने वाले किसी भी प्रतिद्वंद्वी को परेशान करता है। हर 10 सेकंड में प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया जाएगा और यह पीड़ित के डर में दोहराया जाएगा। जापान पहुंचने के बाद सिकोरस्की पहली बार आतंक महसूस करता है। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह हार मान लेता है। एक समान परिणाम अपराधी यानादी के बहुत करीब आ रहा है जब उसका हाथ काट दिया गया है। शिबुकावा अभी भी अपने भ्रम पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसने उसकी प्रवृत्ति को इतना डरा दिया। कोई और नहीं, वह व्यक्ति पृथ्वी पर सबसे मजबूत प्राणी युजिरो है। युजिरो अचानक माता के पीछे से प्रकट होता है जब वह यानादी को खत्म करने वाला होता है। युजिरो की ताकत इतनी जबरदस्त है, लेकिन योनागी के सामने ग्रह पर सबसे शक्तिशाली प्राणी है जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हटता। शिबुकावा ने अपने भ्रम पर काबू पाकर यहाँ आने का प्रयास किया। अब उसे समझ में आता है कि यानादी के साथ लड़ाई के बारे में उसे बुरा क्यों लगा। यह सब तब खत्म होता है जब युजिरो यानादी को अंतिम झटका देता है। दोयल के समुद्र में गिरने के बाद किस्मत ने उसकी जान बचाई, लेकिन यानादी के जहर से उसकी आंखें पूरी तरह से अंधी हो गई थीं। उसे भी ओलिवा ने ढूंढ लिया और पकड़ लिया। इस बार ऐसा लगता है कि इस विशालकाय का सामना करते हुए उसकी किस्मत खत्म हो गई है। इसलिए 5 सबसे खतरनाक अपराधी पूरी तरह से हार गए हैं। यानादी से लड़ने के बाद बाकी ने जीत हासिल की। उसे इनादा के जहर ने घायल कर दिया है। उसका शरीर बहुत ज्यादा खराब हो गया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, और उसकी आत्मा और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। काजू बाकी को इस तरह से देखती है और बहुत दुखी होती है, लेकिन वह नहीं जानती कि उसकी मदद कैसे करे। वह अपनी बेप्सी पर फूट फूट कर रोने लगती है। एक अनजान आदमी आता है और उसे सांत्वना देता है जब वह उसे अस्पताल के पार्क में रोता हुआ देखता है। डॉक्टर के पास बाकी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में भी रिपोर्ट है। अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। इस समय वे केवल उसके लिए प्रार्थना कर सकते थे। अस्पताल में काजू को सांत्वना देने आया व्यक्ति भी बहुत मजबूत योद्धा है। हालांकि उसने प्रमुख टूर्नामेंटों में भाग नहीं लिया था, फिर भी विश्व मुक्केबाजी चैंपियन भी उसे नहीं हरा सका। वह विश्व मुक्केबाजी चैंपियन को भी तेज गति के मुक्के से हराने में सक्षम है। पूर्व विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मोहम्मद एली को युजिरो हन्मा के नाम से जाना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में ही चैंपियनशिप जीत ली थी। उनका दावा है कि अगर युजिरो ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया होता तो शायद अखबारों में सबसे मशहूर वह होते। वह बताते हैं कि जब वह पहली बार कुश्ती चैंपियन इगारी का सामना करने के लिए जापान आए थे तो एक दिन जब उनके समूह के सदस्य शहर में जॉगिंग कर रहे थे तो कुछ अजीब हुआ। पीछे के लोग धीरे धीरे गायब हो गए जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके पीछे कोई नहीं है। युजिरो अचानक उसके सामने आ गया। वह बहुत सारी लड़ाइयों से गुजरा है, लेकिन उसने पहले कभी रक्षात्मक रुख नहीं अपनाया। यह पहली बार था जब युजिरो का सामना करते समय उसे बचाव में अपने हाथ उठाने पड़े। उसके तेज गति वाले मुक्के युजिरो तक पहुंच ही नहीं पाए।
विश्व मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भाग लेने का उसका उद्देश्य चैंपियनशिप के लिए नहीं है। उनकी तकनीक मुक्केबाजी से ज्यादा मार्शल आर्ट की ओर उन्मुख है। दुनिया में कोई भी इसे युजेरो के अलावा नहीं देख सकता था। यही एरी की असली ताकत भी थी। जब एरी ने अपनी सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया तो असली लड़ाई शुरू हुई। लेकिन अलई ने जो तकनीकें बनाई थीं, वे वास्तव में सही नहीं थीं। मुक्केबाजी के मुकाबलों में उसे अपनी प्रहार करने की क्षमता खोनी पड़ी। युजेरो भी इसी कारण से अलई का सम्मान करता था। अलई ने केवल अश्वेत लोगों के खिलाफ नस्लवाद से लड़ने के लिए मुक्केबाजी में भाग लिया और उसने कई सालों तक कमजोरों की रक्षा के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। ओलाई ने दूसरों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी मार्शल आर्ट को बेहतर बनाने के अपने सपने को त्याग दिया। ओलाई को उम्मीद थी कि उसके बच्चे उन तकनीकों को बेहतर बनाएंगे जो उसने छोड़ दी थी। युजेरो भी यहाँ आया और एरी के बच्चे को देखा। लड़के में अपने पिता की शक्तियाँ प्राप्त करने की क्षमता है। युजेरो अपने बेटे और एरी के बच्चे के बीच के मेल का इंतजार कर रहा था। बकी अपने एक परिचित से मिलने माउंट हिदा जाता है। यह आदमी एंडो रायकाई है। वह इस पहाड़ पर अकेला रहता है। एंडो जानता है कि बाकी की तबीयत बहुत खराब है। जहर तेजी से पूरे शरीर में फैल रहा है। उसके पास मौजूद जड़ी बूटियों से वह केवल अस्थायी रूप से जहर को दबा सकता था। रित्सु भी बाकी को खोजने आता है, लेकिन उसके यहाँ आने का मुख्य कारण उसके शरीर के अंदर के जहर को निकालना है। अचानक रित्सु एक मुक्का मारता है जिससे बाकी बेहोश हो जाता है। रित्सु जहर निकालने में सक्षम होने की उम्मीद में बाकी को चीन लाना चाहता है। तोकुगावा ने उनके लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियों की भी व्यवस्था की। जब बाकी होश में आता है, वह एक डोजो में होता है जहां प्रतिभाशाली रित्सु को प्रशिक्षित किया गया है। जब रित्सु ने बाकी को ग्रेट रेड आई टूर्नामेंट में भाग लेने देने की पेशकश की तो रित्सु के मालिक क्रोधित हो गए। वह इसे बाकी जैसे युवा को नहीं सौंप सकते। बाकी का प्रतिद्वंद्वी याहुचो है, जो इस साल के कायो खिताब के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है। गोचो एक मरते हुए आदमी के साथ प्रतिस्पर्धा करके अपमानित महसूस करता है। वह जल्दी से इस मैच को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसका हमला बाकी तक नहीं पहुंच पाता। गोचो की हमला तकनीकें बाकी के खिलाफ पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। हालांकि बाकी जहर के प्रभाव में है, लेकिन उसकी तकनीक कमजोर नहीं हुई है। याओचो को पता चलता है कि वह बाकी का मुकाबला नहीं कर सकता और हार मान लेता है। मैच के अंत ने सभी को सदमे में छोड़ दिया। ग्रेट राडाई टूर्नामेंट हजारों साल पहले दिखाई दिया था। टूर्नामेंट दुनिया भर से मार्शल आर्ट प्रतिभाओं को एक साथ लाता है। इस परंपरा को चीन में संरक्षित किया गया है और टूर्नामेंट हर 100 साल में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगियों के अलावा इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के मशहूर फाइटर्स मौजूद हैं। युजेरो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है। अपने पिता का नाम सुनते ही बाकी तुरंत इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता है। आखिरकार उसे हराना ही बाकी का अंतिम लक्ष्य है। इलियास चाइल्ड भी इस टूर्नामेंट की ओर आकर्षित है। हालांकि वह मेहमान नहीं है, लेकिन वह टूर्नामेंट में भाग लेने की अपनी क्षमता साबित करना चाहता है। बहुत आसानी से वह प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है और मैच में भाग लेने के लिए टिकट प्राप्त करता है। टूर्नामेंट का दिन आ गया है। 100 साल से चली आ रही इस प्रतियोगिता में दिग्गज लड़ाके इकट्ठा होते हैं। अपने पिता से कहानी सुनने के बाद अली, जो एरी का बेटा है, युजुजिरु के पास उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने आता है। युजुजिरु यह भी जानना चाहता है कि अली के पिता द्वारा बनाई गई मिश्रित मार्शल आर्ट कितनी उत्तम है। ओली उन चंद लड़ाकों में से एक है जो युजुजिरु को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने का साहस रखते हैं। उनका मैच शुरू होने से कुछ सेकंड पहले ही युजेरो ने पलक झपकते ही ओली का मुक्केबाजी का दस्ताना फाड़ दिया। हालांकि ओली की तकनीक अपने पिता की तुलना में बहुत बेहतर हो गई है। अभी धरती पर सबसे ताकतवर प्राणी का सामना करना उसके लिए बहुत जल्दी है। लेकिन इससे ओली का हौसला नहीं टूटा। युगेओ अचानक फर्श पर लेट जाता है और एक अजीबोगरीब तकनीक से ओली को चुनौती देता है। यह वही तकनीक है जिसने 30 साल पहले ओली के पिता को बहुत परेशान किया था। युजेरो को आश्चर्य होता है कि अली इस तकनीक को बेअसर करने के लिए क्या करेगा। अली बचा हुआ दस्ताना फेंक देता है क्योंकि जब प्रतिद्वंद्वी गिर चुका होता है तो उसके पास लड़ाई जारी रखने का कोई कारण नहीं होता। फिर वह चला जाता है, जिससे युजेरो क्रोधित हो जाता है और वह फर्श पर गिर जाता है, जिससे इमारत हिलने लगती है। इस बीच सीकिंग लाई एक जहरीली मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है। वह अपना हाथ जहर में डुबोता है ताकि वह त्वचा में घुस जाए और जहरीला हाथ बन जाए। उसका प्रशिक्षण यानागी से बहुत मिलता जुलता है, जिसने बाकी को जहर दिया था।
अंत में टूर्नामेंट 12 चीनी योद्धाओं की भागीदारी के साथ होता है, जिन्हें 12 समुद्री राजा के रूप में जाना जाता है।